यानी कि दिस इज ए थर्ड कंपोनेंट ऑफ टेलियोलॉजिकल एथिक्स, जिसमें से टेलियोलॉजिकल एथिक्स में हम दो कंपोनेंट को पढ़ते हैं, है ना। आज हम लोग हेडोनिज्म के बारे में थर्ड कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं, ईगोइज्म, अहमतावाद। ये कहता क्या है? और पहली बात तो देख लें कि इसके प्रोपाउंडर कौन कौन है जो इस थियरी को मानते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं ईगोइज्म की थियरी में। हॉब्स, थॉमस हॉब्स, और नीड्स, और मार्टिन होलिस। मार्टिन होलिस ही नहीं, ये हैं ईगोइज्म थियरी के प्रतिपादक। ईगोइज्म इज somehow similar to the hedonism, हेडोनिज्म की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ उससे अंतर, एक बारीक सा अंतर इसमें देखने को मिलता है। ईगोइज्म सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये बताता है कि एक ह्यूमन हमेशा उसके डिफॉल्ट मोड में है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए और अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर काम करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। हर व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर काम करना चाहता है और उसे मैक्सिमाइज करना चाहता है। इसकी जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। देखेंगे इसमें ईगोइज्म से मैक्सिमाइज योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इट इज द ह्यूमन टेंडेंसी to maximize your own self इंटरेस्ट, चाहे योर कह लो, चाहे हर कह लो, चाहे जो भी कह दो, है ना। हर व्यक्ति इंडिविजुअल अगर देखा जाए, हर व्यक्ति यही चाहता है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा देना। सेल्फ इंटरेस्ट वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि वो जो चाहता है बस वही हो, और हर व्यक्ति ऐसा चाहता है। कौन नहीं चाहता? हेडोनिज्म हर कोई नहीं चाहता, लेकिन ईगोइज्म हर कोई चाहता है। वो चाहता है कि हम जैसा चाहे बस वैसा ही हो रहा। हेडोनिज्म क्या था? हेडोनिज्म कहता था कि हर व्यक्ति विलासिता परक जीवन जीना चाहता है। वो आलसी होना चाहता है कि उसे कोई काम न करना पड़े, बस आनंद ही आनंद में डूबा रहे। लेकिन वो बात सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो विलासिता पूर्वक जीवे, है ना। उनके पास सारे संसाधन होते हुए भी उन्होंने यम नियम प्रत्याहार किया, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर निग्रह किया, जैसे, और अपने आप को बलिदान भी किया। फॉर एग्जाम्पल, देश की आजादी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपनी जान की बाजी लगाई, है ना, है कि नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो कि हेडोनिज्म के फॉलोवर नहीं है। अबुल कलाम आजाद साहब इतने बड़े लेवल के साइंटिस्ट, हमेशा गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे और देश को उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन उनकी सादगी देखने लायक थी। बहुत ही सादगी भरा जीवन जीते थे, बहुत सस्ता कपड़ा पहनते थे, बाल भी नहीं कटवाते थे,
है, जैसा देखना हो देखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति, और योगा प्राणायाम भी करते थे ऐसे एक से एक। अभी व्लादिमीर पुतिन को देख लो, ठीक है, 3-4 घंटे योगा ध्यान करता है, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है बंदा, बूढ़ा ही नहीं हो रहा है आज तक, वो पता नहीं क्यों, है ना। प्रेसिडेंट मेहनती है, काम करते हैं। मोदी जी को देख लो, मोदी जी को बताओ कौन सा शौक है? मोदी दारू पीते हैं क्या? हेडोइज्म के फॉलोअर हैं? नहीं। मोदी जी की कितनी गर्लफ्रेंड है, कोई बता सकता है? राहुल गांधी के तो कुछ लोग बताते हैं अफेयर, है ना, कुछ कांड वांड भी बताते हैं लोग, लेकिन मोदी जी का कोई ऐसा है केस, किसी को छेड़ा हो, ड्रीम लाइट में आ गए हो? नेहरू थे हेडोइज्म के, है ना, विदेश में जाते थे, सड़क पर उनका पूरा गूगल भरा पड़ा है ना, देखोगे तो। रितुल जी तो गांधी की डीपी भी लगाए थे, है ना। लेकिन मोदी जी के बारे में कभी आता है कि यूरोप गए और वहां से कहीं और चले गए, पता नहीं रहा कहीं कहाँ चले गए, है ना। राहुल गांधी एक बार जब बात आई थी कि अध्यक्ष कौन बनेगा कांग्रेस का, तो वहां पर लोग प्रियंका गांधी चाहते थे, राहुल गांधी गुस्सा करके चले गए थे कहीं, 2 महीना पता नहीं चला कि कहाँ गए, उनको ढूंढा जा रहा था, हर जगह पोस्टर चिपकाए गए थे, लापता लापता, है ना। तो वहां पर कांग्रेसियों ने कहा कि ये जो है योग ध्यान करने हिमालय पर गए, वो अपने आप मेडिटेशन करने गए हैं, ध्यान समाधि लगाने। बाद में वो क्या कहते हैं, जब आए तो पता चला बैंकॉक एयरलाइंस जो है उतरे हैं वापस जब आए। अब हमको समझ नहीं आता, दुनिया में सब जगह कोई ध्यान समाधि योगा करना होता है तो हिंदुस्तान आता है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाकर के ध्यान लगाता है, हिमालय चला जाता है, मानसरोवर झील के पास ध्यान लगाता है। भैया बैंकॉक में कौन सी ऐसी साधना होती है जहां वो ध्यान लगाने गए थे, वो किस तरह का ध्यान लगाने गए? लेकिन मोदी कोई ऐसा केस, कोई ऐसा कांड नहीं, यानी कि वो चाहे तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन वो सादगी भरा जीवन जीते हैं, है कि नहीं। एक बार महंगा कपड़ा पहन लिए थे तो सब बहुत परेशान करने लगे उनको, तो बेच दिए अपना कपड़ा, नीलाम कर दिए, उससे प्राप्त पैसे को डोनेट कर दिया, है ना। अब तो दाढ़ी नहीं बनाते हैं, है ना, चाहे तो देश का कौन ऐसा नाई नहीं होगा जिसको हायर नहीं कर सकते, है कि नहीं, लेकिन बाबा की तरह जिंदगी जीते हैं। तो और उनका क्या सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा, उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट अगर ऐसे कहें, अभी हम लोग अभी क्योंकि वो प्रशासन में है तो उनकी बड़ाई करना चाहिए, जो सत्ता में है उसकी बड़ाई करनी चाहिए, है ना, समझे ना। ये भी बहुत प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव गुण होता है, ठीक है, जो शासन तंत्र जहां हो वहां पर क्या कहते हैं, थोड़ा सा रुझान दिखाना चाहिए। तो उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि मोदी जी देश हित में बहुत सोचते हैं। हो सकता है मेरा व्यक्तिगत विचार ना हो, लेकिन ये जो है एक सामूहिक सोच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हाँ उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इनका सेल्फ इंटरेस्ट हिंदूवादी देश बनाने में है, तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन उनका कुछ ना कुछ तो सेल्फ इंटरेस्ट होगा हर व्यक्ति का, भले हेडोइज्म ना हो, भले वो आलसी ना हो, भले ही विलासिता परक जीवन जीने की नहीं सोचता हो, लेकिन हर व्यक्ति का एक चीज जरूर होता है जिसको वो हमेशा बढ़ावा देना चाहता है, वो है क्या? सेल्फ इंटरेस्ट सबका होता है कि नहीं होता, बताओ? एवरीवन हैव सेल्फ इंटरेस्ट। यस सर। सबका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और ईगोइज्म इसी कहता है कि हेडोनिज्म सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ईगोइज्म सबके ऊपर एप्लीकेबल है। हर व्यक्ति का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, वो चाहे जैसा हो, चाहे वो समाज कल्याण का हो, है ना, उसमें कुछ उसका स्वार्थ लेकिन होगा। अगर वो कुछ ऐसा कर भी रहा है
समाज के लिए भी कुछ कर रहा है, तो उसमें भी उसका कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है। जिस पर कल बात हुई थी ना कि हमने कहा था कि सब वहां गांव में एक दूसरे का के यहाँ पर प्रोग्राम में सहयोग करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो दूसरा भी उनके यहाँ प्रोग्राम में आएगा, यही क्या है, सहयोग करेगा। सेल्फ इंटरेस्ट उसमें भी है। पूर्ण प्रथा कृषि में होती है, पूर्ण सिस्टम। सर ग्रुप में मैसेज आ रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। किया तो कौन है? हो गया सर, हो गया। हाँ ठीक है। पूर्ण सिस्टम एग्रीकल्चर में एक सिस्टम आज तक है, प्राचीन काल से रहा है, जहां पर शेयरिंग ऑफ मेन पावर होती है। वहां पर गांव के 10 घर के लोग आपस में मिल करके एक दूसरे का खेत कटवाते हैं बारी बारी, है ना। धान लगाना, है ना, गेहूं काटना, इन सब में एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर भी एक सेल्फ इंटरेस्ट है कि नहीं है, कि हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ नहीं आएगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट उसका भी वहां पर है। यानी कि ह्यूमन टेंडेंसी ही है कि वो चाहता है कि वो जो चाहता है वही हो। ईगोइज्म का सार यही है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि अगला आदमी जो चाहता है वो चीजें हो। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो जो चाहता है वही वहां पर हो। सर इसका एक सर ये भी है क्या, अहम ब्रह्मो, वो ब्रह्मा है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, समथिंग। इगोइज्म कहाँ कह सकते हो? अहम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्मास्मि। हाँ वही। हाँ, राजा का दैवत्व सिद्धांत, है ना, भी इगोइज्म है। ठीक है। थियरी ऑफ क्या कहते, डिवाइन राइट। ठीक है। इसमें राजा बोल देता है कि मैं ही ईश्वर का अवतार हूं और मैं जो कह रहा हूं इसलिए तुम करो। तो यहाँ पर कोई अध्यात्म नहीं है। बहुत सारे शासक इस सिद्धांत पर शासन कर चुके हैं। एंशिएंट पीरियड में एक डायनेस्टी थी जो इस सिद्धांत पर काम करती थी। कोई बता सकता है कि वो कौन सी? सर बलबन ने किया था इसी पे। सर बलबन ने किया था, बलबन ने किया था। नहीं, ये तो मेडुअल में है, पहले एंशिएंट से आता है। एंशिएंट में डिवाइन राइट थियरी, इसको लिख लो। ठीक है। राजा का दैवत्व सिद्धांत ईगोइज्म पर आधारित है। इसमें दैवत्व तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये डिओन्टोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान को नहीं, हम ही भगवान है भैया, है ना। और हम मतलब इसमें क्या होता है, क्या कहा जाता है इसमें, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में भी है थियरी। इसमें कहा जाता है, यानी सेकंड पेपर में है, पूछी जाती है आपके जीएस। राजा का दैवत्व सिद्धांत तो कहाँ 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 अप्लीकेबल हुआ है और कितना ये ऑथेंटिक है। अभी इस पर क्रिटिकल एनालिसिस करना बाद में आप लोग, या इसका फायदे बता देना। इसमें क्या होता है कि राजा जब देखता है कि उसकी को चल, हो सकता है कि ना चले, तो किसी को कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका यह होता है ना, कि वो खुद है भगवान। वो घोषणा कर देता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है, ईश्वर का अवतार है, और उसका हर आदेश ईश्वर का अवतार माना जाएगा, और उसकी अवहेलना राजा की अवहेलना है, और ईश्वर की अवहेलना पर दंड मिलता है ना। और ईश्वर की बात पर चलने पर पुरस्कार मिलता है, और इस आधार पर वो लोगों को बांध करके शासन करता है राजा। ये निरंकुशता को दिखाता है ना, कि हमने जो कह दिया वही सही है। क्यों सही है? हमने जो कहा वो क्यों सही है? क्योंकि हम ईश्वर ही, धरती पर ईश्वर का रूप मैं ही हूं। इसमें अध्यात्म नहीं है, इसमें स्वार्थ है, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट है, शासन करने का, निरंकुश शासन करने का, अनक्वेश्चनेबल रूल। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट में है अनक्वेश्चनेबल रूल। कोई हम पर आंच ना उठा सके, कोई हम पर आवाज ना उठा सके। वो हम जो भी आदेश दें, भले वो जनता की भलाई के लिए हो। हमने सोच लिया कि यहाँ पर सड़क बनेगी, इन लोगों का जमीन खींच लिया जाएगा,
अब लोग वहां पर है कि नहीं तुम नहीं बोल सकते हो, सबका समाज का भलाई है, और ये मैंने कहा नहीं कर सकते हो। ये पर्टिकुलर झील, इस पे कोई पानी नहीं पी सकता, ये जंतुओं के लिए रहेगी। अब राजा का दिमाग ऐसा आया, लेकिन इसमें क्या, उसका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, उसमें उसकी पावर, उसमें उसकी अथॉरिटी है, उसमें उसका दम है, उसमें उसका ईगो है, और इस सिद्धांत को उसने शासन किया। एंशियंट पीरियड में कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो किंगशिप के सिद्धांत पर शासन करती थी, और उसी तरह का वेशभूषा बना करके वो लोग बैठते थे। ऋतु जी बताइए। कुषाण। क्या? कुषाण? कुषाण वंश जी। वो तो दूसरे भगवान को मानते थे। शैविज्म शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों के फॉलोवर थे। कुजुल कैटफिशर है ना, ये सब थे। नहीं, कुषाण गलत है, थोड़ा सा आप मिस कर रहे हैं, हमने आपको पढ़ाया था, याद करिए। तो पांड्य डायनेस्टी नहीं, दो 4 ऑप्शन 2 बता दी। ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। पहला है मौर्य, दूसरा है शक, तीसरा है सातवाहन, चौथा है चालुक्य। फर्स्ट मौर्य। वो खुद फॉलोवर्स थे, कोई जैनिज्म का था तो कोई बौद्धिज्म का था। शक। अब याद करिए। सातवाहन सर। नहीं भाई, जब शक बता दिए तब क्या सातवाहन रह गया? वो सब भी बौद्ध थे, और बौद्ध क्या थे? बौद्ध नहीं थे, आर्यों के फ्लैग बियरर थे सातवाहन। आर्यों का दक्षिण भारत में ध्वजा पताका फहराने वाला कौन? सातवाहन डायनेस्टी थी। ठीक है, ये प्रश्न बन चुका है। शक थे जो कहते थे कि मैं ही भगवान, ग्रीक डाइटीज के अवतार अपने आप को घोषित करते थे। अब शक रूलर्स के नाम बताइए, याद है किसी को? हेगाना, हेगामसा, रुद्रदामन, रुद्रदामन, है ना, ये सब जो शासक थे शक, है ना, वो सब राजा के दैवत। और इधर मेडुअल में 2 लोग थे जिन्होंने अपने आप को कहा था कि मैं ईश्वर का ही अधिकृत हूं, और मैं कहूं जो वही मानना है। बलबन, दिल्ली सल्तनत में बलबन, किसने बताया था? अभी सही उत्तर बताया था फिरोज शाह तुगलक भी था सर, वो जलालुद्दीन को जिल्ले लाही लगाया था इसमें। नहीं, जिले इलाही वो नहीं। और दूसरा मुगल में थे, ये बलबन था केवल, बस। मुगल में थे औरंगजेब। नहीं, औरंगजेब नहीं था। ये तो जिंदा पीर एक बताता था। बलबन था, और एक दिल्ली सल्तनत में था वो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ। अलाउद्दीन खिलजी का जो पतन हुआ वो यही कारण से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को बोल दिया था कि मैं ही मोहम्मद साहब का अवतार हूं, मैं ही मोहम्मद साहब हूं, आज से मेरा नाम दिया जाएगा कलमे में। अलाउद्दीन रसूल अल्लाह, उन्होंने कह दिया था कि मोहम्मद का नाम हटा दो, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, मोहम्मदुर रसूल अल्लाह नहीं, कलमे में चेंज कराया था उसने, अलाउद्दीन रसूल अल्लाह, है ना, कि अल्लाह पाक का रसूल मैं ही तो लेके आया हूं। और यहां तक इसने कह दिया था कि मैं अलेक्जेंडर का भी अवतार हूं, है ना, सारा अपने आप को ही भगवान बना लिया था इसने, और कहा था मेरे आदेश मानना ही पड़ेगा, तुम लोगों को सब मानना पड़ेगा। सर पौराणिक कथाओं में भी तो है, हिरण्यकश्यप था और राजा पौंड्रक था, जो भी अपने आप को भगवान मानने लगे थे। वो महागाथाएं हैं। हम यहाँ पर महागाथाओं को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है ना, यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं
हिस्ट्री में ये सब ऑथेंटिक स्रोत है जिनसे पता चलता है कि थियरी को लगाया गया। और इन लोगों ने क्या सफल शासन बहुत दिन तक नहीं किया? किया। किया यस सर। किया। याद है सर। सर किया- अकबर को किया भी तो सर। जिल्लेलाई बोलता था सर। हम्म, अकबर भी जिल्लेलाई कहलाता था अपने आप को। जिल्लेलाई अकबर तो कहलाता था। जिल्ले लाही अकबर उसको थे। टाइटल दूसरों ने दिया था। नहीं, दूसरों ने दिया था, अनारकली ने दिया था ना शायद। मतलब उसने खुद से धारण नहीं किया था सर। हाँ, वो सब जिले लाही, वो सब दूसरा चीज हो गया, है ना। तो यहाँ पर इगोइज्म में आ गया, है ना। दूसरी बात यहाँ पर आती है, हर कोई, बिल्कुल यहाँ पर एक बात सत्य निकल के आए कि हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करना चाहता है। वो हमेशा यही चाहता है कि वो जो चाहे वही हो। इसका एक हृदय है इस कहानी का, मतलब इस थियरी का यही स्रोत है। और ये बात सही है, हर कोई आलसी नहीं होता, हर कोई विलासी नहीं होता, हर कोई भोगी नहीं होता। यानी हेडोनिज्म हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये थियरी ईगोइज्म हर किसी के ऊपर अप्लाई होती है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी चले इस देश में? कि आप जो चाहो वही हो? क्या ऐसा कौन होगा जो ना चाहता? ठीक है, अंदर भावना वही होती है व्यक्ति की। ठीक है। दूसरी बात, ये मानव का नेचर है कि वो पेन को समाप्त करना चाहता है, दुख का निदान करना चाहता है। अपने दुखों का निदान करना हर व्यक्ति चाहता है। यहां बताओ, हाँ इसको लिख दें तब दूसरा पॉइंट। ठीक है, ह्यूमन नेचर टू अवॉइड पेन एंड सॉरो। यह मानवीय प्रकृति होती है कि वह अपने दुखों का निदान करना चाहता है, दुखों को दूर करना चाहता है। ये बताओ कौन ऐसा होगा जो प्रार्थना में ईश्वर से मांगता हो, हे भगवान दुखी कर दो हमको। तो बात अलग है, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर के कहते हैं हे भगवान उठा ले, है ना। अगर सही सही भगवान ने कहा लॉक किया जाए तब हालत खराब हो जाएगी। ठीक है आ रहे हैं ठीक है आ रहे हैं वीर। भगवान सुनते ही नहीं है ना जल्दी। इसलिए भगवान एक सबकी बात एक कान सुन के दूसरे निकाल लेते हैं। सर पेन तो हेडोइज्म में भी अवॉइड कर रहे थे ना, पेन से मतलब फ्रीडम चाह रहे थे। वहां पर पेन को खत्म करके एक्स्ट्रा करना चाह रहा था, है ना। पेन तो पहले खत्म करो, लेकिन अब उसके बाद अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करना शुरू करो। जहां पेन खत्म होता है उसके ऊपर प्लेजर शुरू होता है। यहाँ पर सिर्फ ये बात कही है कि हर व्यक्ति, कोई जरूर नहीं है कि वो विलासी होना चाहता हो, लेकिन वो, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति प्लेजरेबल लाइफ जीना चाहता हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो दुखी ना रहे। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल कोई सर। दुखी रहना एक- चाहता है क्या? आप लोगों में से कौन है जो अपने लिए दुख मांगता होगा? कौन बिल्कुल व्यक्ति होगा जो अपने लिए दुख मांगता होगा? फिर सर ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता कि जैन धर्म के जो संतारा संलेखना करते हैं? हाँ, उनके वो तो आ जाएगा डिओन्टोलॉजिकल। ठीक। वो टेलियोलॉजिकल का पार्ट नहीं है, वो डिओन्टोलॉजिकल थियरी में वो सब बौद्धिज्म, जैनिज्म ये सब उसमें आता है। ठीक, तपस्या करना, ये सब फास्ट रखना, ये सब उसमें जाता है। इसमें व्यक्ति क्या चाहता है, कोई दुखी ना रहे, सिंपल सी बात है। और ये बात सत्य है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो दुखी रहे। ठीक है सर किसी का म्यूट है सर। तीसरी बात है, डंके की चोट पर कहता है कि इट इज इरेशनल फॉर ए मैन, इट इरेशनल फॉर ए मैन टू इग्नोर हिज सेल्फ इंटरेस्ट। यह किसी व्यक्ति के लिए, है ना, क्या कहते हैं उसे, अतार्किक है। यह किसी व्यक्ति के लिए अतार्किक है कि वह अपने सेल्फ इंटरेस्ट को इग्नोर करना चाहता हो। अपने जो मनोभाव हैं, ठीक है, मनोभाव नहीं कहेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं भाई सेल्फ इंटरेस्ट को हिंदी में? व्यक्तिगत हित।
हाँ, व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत हित को इग्नोर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता, है ना। अगर करता है तो क्या है, अतार्किक है, मूर्ख है, ठीक है। ये भी नहीं कह सकते कि मूर्ख है, हो सकता है बाबा हो, लेकिन अतार्किक है, इरेशनल है। हर व्यक्ति को सेल्फ इंटरेस्ट जो है सोचना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं देते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये इरेशनल है, अतार्किक बात है। सर इररिलेवेंट कह सकते हैं? इरिलेवेंट, वो ठीक काम नहीं करता, वो कुछ तर्कयुक्त बात से नहीं है, ठीक है। और इसमें है ना, अब हेडोनिज्म, इसमें थोड़ा सा और एक बारीक अंतर हम लोग देखेंगे। अगली लाइन लिखेंगे इसमें, है ना, अगली लाइन लिखेंगे कि पर्सन आल्सो सेक्रीफाइस फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट टू अचीव सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें क्या आ गई एक और बात जो उसमें नहीं थी, ठीक है। Spices to maximize self interest, their self interest। व्यक्ति क्या चाहते हैं, व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित में वृद्धि के लिए, व्यक्तिगत हित में वृद्धि के लिए क्या करता है, बलिदान भी करता है, ठीक है। व्यक्तिगत हित के लिए त्याग, हाँ, त्याग, कैसे त्याग भी करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। अब बढ़िया बात आई, बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ उदाहरण लिख डालेंगे, जैसे महाराजा दैवत सिद्धांत वाला लिखे थे, वैसे यहाँ पर इस लाइन को लिखने के बाद में हम वहां पर कुछ उदाहरण लिख डालेंगे जो कि हेडोनिज्म में नहीं मिलता है। हेडोनिज्म कहता है खाते पीते मौज करते पड़े रहो यार, जाएगी दुनिया, जो होगा देखा जाएगा, बस खुश रहो आज कुल मिलाकर के, बस, है ना। ये क्या कहता है, ये भविष्य के बारे में सोचता है ताकि वो पावर में रहे, ताकि सत्ता में रहे, ताकि राइट में रहे, ताकि वो जो चाहे वो हो। सर जियो का एग्जांपल ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल सर कोई एथलीट एक गोल्ड लड़की- मेडल पाने के लिए, एथलीट गोल्ड मेडल पाने के लिए सारी कोशिश करता है, अपने शरीर को भी मतलब कष्ट देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट एग्जांपल। एक एथलीट रात दिन दौड़ता है, खूब मेहनत करता है, क्योंकि उसको क्या इच्छा है कि वो गोल्ड मेडल पाएगा, एक दिन पूरे देश का नाम करेगा, ये भी है, और देश का नाम करेगा तो उसका भी नाम पूरी दुनिया में होगा, है ना, और उसको पैसा भी खूब मिलेगा, है ना, पूरी जिंदगी सैलरी मिलती है ना, सारा काम खत्म तुम्हारा फिर एक बार गोल्ड मेडल लेने के बाद, और इतना करोड़ों रुपया मिल जाता है, ठीक है। ये चीज होती है, वैभव है, एक बार की मेहनत है और उसके बाद आराम है ना। लेकिन वो आराम तब भी नहीं करता, अगली बार फिर गोल्ड मेडल पाता है। अगर हेडोनिज्म वाला होता तो एक बार गोल्ड मेडल पा जाता, 30-40 करोड़ रुपया बटोर लेता, है ना, और उसके बाद हर महीने उसको पैसा मिलता ही रहता, कहीं गवर्नमेंट जॉब भी मिलती जहां जाना नहीं पड़ता, ये भी होता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को, है ना, गोल्ड मेडल जीतने पर गवर्नमेंट जॉब दी गई? असम सरकार ने दिया था ना, शायद दिया गया था। अब सबको मिलता है, सबको, जो भी खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब दे दी जाती है ताकि उनको सैलरी मिलती रहे, वहां काम भी नहीं करना पड़ता। तो चाहे तो फिर हेडोनिज्म अपना ले, अब मौज करे ना। अब 30-40 करोड़ रुपया है, हर महीने पैसा मिल रहा है, तो अब जिंदगी भर मौज करो। लेकिन ईगोइज्म क्या कहता है, वो अगली साल फिर गोल्ड मेडल पाने के लिए मेहनत करता है। क्या उसको पैसे की जरूरत थी? नहीं, उसने जो नाम बनाया है उस साख को मेंटेन करने के लिए वो फिर रात दिन मेहनत करता है, और फिर अचीव करता है, और फिर अगली साल मेहनत करता है कि इस बार भी मैं गोल्ड मेडल पाऊंगा।
क्योंकि इसमें जानते हो क्या आ गया है? क्या आ गया है? इगोइज्म। स्वाभिमान। पहले जब वो नहीं जीता था तब कोई बात नहीं थी, मौज में था। लेकिन जब वो जीत गया, जानते हो अब क्या हो गया? अब हार ना बर्दाश्त हो, अब वो ना झेल पाएगा, समझे? अब अगर उसको गोल्ड की जगह सिल्वर भी मिल जाएगा ना, तब भी उसको टीस लगी रहेगी। कहाँ एक को मेडल नहीं मिलता था तो खुश था, है ना? और कहाँ मिल गया एक बार तो अब उसके लिए मरा जा रहा। यही है ईगोइज्म। लेकिन ये तो इंडिविजुअल वर्चू भी हो सकती है ना। नहीं, इंडिविजुअल के लिए कर रहा है, अपने स्वाभिमान के लिए। मेरा अपमान होगा अगर मैं नहीं जीत पाया तो। ये तो वर्च्यू है, तो इसमें काउंट होगा जाकर। नहीं, वर्चू नहीं है ये वर्चू नहीं है, ये स्वाभिमान है। अपने स्वाभिमान को मेंटेन रखना, क्योंकि इसमें मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, इसमें टारगेट दिखाई दे रहा है। वर्चू में टारगेट नहीं होता, रिजल्ट ओरिएंटेड। वर्चू में रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, वो सिर्फ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ पर क्या है? गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए। सोते उठते जागते हर समय उसको केवल एक ही चीज दिखाई दे रही होती है, गोल्ड मेडल। दूसरा एग्जांपल पॉलिटिशियंस वो क्या करते हैं सर? वो भी तो सर अपने पद को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ लगे रहते हैं दिन भर, कि इलेक्शन में जीते हैं, आपकी कुछ अच्छी पोस्ट मिले और प्रधानमंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, कुछ ऐसे सोचा करते हैं दिन भर। सर हम लोग हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग। दूसरा हम लोग हैं, एस्पिरेंट्स। आप लोग जो ये रात दिन पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसे सोच ले रहा हूँ अपने मन को खुश करने के लिए, तुम लोग बहुत रात दिन पढ़ रहे हो, है ना? मैं एक बात मानता हूँ, मान लो मन में फील हो रहा है मेरे, शायद अच्छा हो, ऐसा होता भी हो कि आप लोग रात दिन जो पढ़ाई कर रहे हो, है ना, ये क्यों कर रहे हो? आपने अपना सब कुछ इसमें बलिदान किया हुआ है ना? क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर आज आप मेहनत कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि एक दिन मैं रूल करूंगा, एक दिन मेरी हनक होगी, वो नीली नीली बत्ती चमकेगी गाड़ी के ऊपर, है कि नहीं? वो गाड़ी के ऊपर चमकने वाली नीली बत्ती रात दिन दिखाई देती है, आंखों के सामने चमकती हुई, है ना? सपने आते हैं, जागते हुए भी, सोते हुए भी, कभी कभी तो फील होता है कि मैं हूं, है ना? तो ये क्या है? ये जो लगातार अपने लक्ष्य के बारे में, उसके लिए तुम यहाँ पर गले जा रहे हो, है ना? गाल अंदर धसे जा रहे हैं, आंखों में जो चश्मा लग जा रहा है, सारी खूबसूरती खत्म हुई जा रही है ना? वो क्यों? क्योंकि एक दिन जब पैसा कमाएंगे तो क्या कहते हैं, पेरिस में जाकर के मेकअप करवाएंगे, कौन क्या कर लेगा हमारा, सर्जरी करा लेंगे सर, सर्जरी करा लेंगे। जो बाल झड़े जा रहे हैं तब पैसा होगा, जाके जावेद हबीब के यहाँ ट्रांसप्लांट करवाऊंगा, दुनिया के सबसे बढ़िया बाल वाले के बाल खरीदूंगा और वो लगवाऊंगा, ठीक है? दांतों में चांदी और सोना मढ़वा लूंगा, है ना? तो ये जो फीलिंग है, इसके लिए हम रात दिन पढ़ रहे हैं। अरे क्या लालच दे रहे हो सर, क्या लालच दे रहे हो सर? हाँ, तो ये चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट की हुई हैं, इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं, ठीक है? सेल्फ इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। अगला एग्जांपल कि एक क्या कहते हैं, लड़की जो कि एक फैशन मॉडल बनना चाहती है ना, हीरोइन बनना चाहती है मान लो, या मॉडलिंग करना चाहती है, मॉडल बनना चाहती है, तो वो क्या कर देती है? आलू खाना बंद कर देती है, गोलगप्पे खाना, चाट खाना, जो लड़कियों का एकदम प्रिय आहार, मतलब उसके बिना अगर 2 दिन ना मिले गोलगप्पे, है ना, तो ऐसा लगता है जीवन अधूरा रह गया। वो लड़की सोचो, जो चाट की दुकान से जब गुजरती होगी तो उसकी खुशबू उसकी नाक में जाती होगी, उसको याद आता होगा कि अरे कैसे खाते थे पहले, है ना? अब लेकिन उसको क्या लगी हुई है कि हमको स्लिम ट्रिम बनना है, नहीं तो मॉडल कैसे बनेंगे,
कैसे हमारा क्या कहते हैं मैगजीन में फोटो छपेगा, है ना। तो इसके लिए वो क्या करती है, क्या कहते हैं उसे चीज, खाना पाना त्याग करना, इसके लिए डाइटिंग डाइट डाइटिंग डाइटिंग, डाइटिंग डाइटिंग हाँ डाइटिंग डाइटिंग करती है वो, है ना, इसके लिए। तो ये क्या है, वो डाइटिंग कर रही है, एक तरह का उपवास है। डाइटिंग मतलब क्या है, उपवास, वो बॉडी क्यों कर रही है उपवास, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अपने सौंदर्य वृद्धि के लिए, ताकि वो मॉडल बन जाए, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी इगोइज्म है। लेकिन अगर ये होता हेडोनिज्म तो क्या होता, अरे जाओ छाड़ो यार, खाओ, है ना, देखा जाएगा, मोटे होएंगे होएंगे, है ना, वही सर दिक्कत फिर है। यहाँ पर फिर डायबिटिक मरीज नहीं आ जाएंगे जो यानी कि अपने व्यक्तिगत हित के लिए बहुत सारे परहेज कर देते हैं। हाँ, वो भी आएंगे कि अगर हम खाएंगे तो मर ही जाएंगे, पेन होगा, है ना। इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है क्या करने की, नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर टू अवॉइड पेन। पेन। तो जो लोग परहेज करते हैं, उपवास और परहेज में अंतर है। परहेज क्या होता है, परहेज बीमार होने मैंडेटरी है ये। पर होता है, रोग से बचने के लिए। हाँ, कोई चीज बीमारी ना हो जाए, है ना, उसके लिए क्या कहते हैं उपवास होता है। इसमें कुछ अच्छे के लिए, बीमार नहीं है वो, लेकिन कुछ और अच्छे के लिए, थोड़ा और अच्छा हो जाए, स्लिम ट्रिम हो जाए, है ना। स्लिम ट्रिम वाला जमाना है आजकल, ठीक है। तो इस कारण से ये भी इसके अंतर्गत आता है। माता पिता, माता पिता सेक्रीफाइस करते हैं, अपने पर्सनल कंफर्ट को छोड़ करके दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, है ना। ये क्या है, ताकि उनका नाम हो, ताकि कोई ये ना कह सके कि आपका बच्चा तो जो है लफंगा है, आपके बच्चे को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है ना। वहां पर एक साख होती है, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, हमारा बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, यही बताकर ढेर सारा दहेज ले लेते हैं। हमारे बच्चे का पैकेज बहुत ज्यादा है। हाँ, हमारे बच्चे का पैकेज बहुत ज्यादा है, ये सुन सके इसलिए उसको इंजीनियरिंग करवाएंगे, इसलिए उसको इंजीनियरिंग करवाएंगे, है ना। हमारे बेटे का पैकेज 20 लाख है, रहता है 5 लाख में भी नहीं। बहुत सारे लोग जब लड़के की शादी कोई पूछेगा ना क्या कर रहा है बच्चा, और कुछ नहीं कर रहा होता है, तो उसकी जानते क्या कराते हैं, आईएएस की तैयारी कोचिंग ज्वाइन करा देंगे। भाई इंजीनियरिंग नहीं किया, कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं किया, कुछ आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। जब तक शादी नहीं होती तब तक आईएएस तैयारी, जैसे शादी हो गई वह तैयारी बंद, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो ये क्या है, मान सम्मान को दिखाना, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका मान सम्मान अब जुड़ चुका है किसी और से, है ना। उनका सेल्फ इंटरेस्ट किसी और की भलाई से जुड़ चुका है। हेडोनिज्म लेकिन इसको क्या करता है, हेडोनिज्म कहता है यार तुम ठीक रहो, अपना दुनिया देख लेगी, अपना बाल बच्चे बीवी सब अपना देख लेंगे, तुम अपना खाओ पियो मौज में रहो, वो है हेडोनिज्म। लेकिन यहाँ पर अपने बच्चे को अच्छी सुविधा देना, जिससे भविष्य में वो नाम करें, और उनके नाम करने से हमारा भी नाम होगा, ये आता है ईगोइज्म, ठीक है। समझ में आई बात। एक होती है साइकोलॉजिकल इगोइज्म, इसी में आगे। सर इस लास्ट वाले पॉइंट पर डाउट है, डियोंटोलॉजी तो नहीं आएगा वैसे, ये उनका सर कर्तव्य भी तो है। हाँ? आपका क्या चीज इसमें आ जाएगा, लास्ट वाला जो पॉइंट है अभिभावक वाला, ये उनका डियोंटोलॉजी में नहीं आएगा। नहीं, अपने परिवार के लिए जो कुछ किया जाता है ना, वो अपने लिए किया जाता है। भाई अगर अपने लड़के को एक मान लो सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कल को अगर वो आईएएस बन गया या इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, तो इनका भी नाम होगा कि नहीं होगा, होगा। जो पैसा कमाएगा तो क्या अकेले ही खाएगा, है? जब है ना बंगलों में रहेगा तो क्या अकेले रहेगा, घर वाले भी रहेंगे, है ना, सबकी केयर करेगा वो, ठीक है, उससे बैठ के खाएंगी, है ना। तो ये ऐसा बनाना चाहता है वो इस, और जबकि डियोंटोलॉजिकल में क्या है,
डियोंटोलॉजिकल में है कि किसी व्यक्ति को सपोर्ट कर देना निस्वार्थ भाव से। उसको सपोर्ट कर दिया हमने कि ठीक है जाओ तुम, एक गरीब बच्चा था उसको सपोर्ट कर दिया, उसको पढ़ा लिखा दिया। ये पता है कि हाँ ये दूसरे का बच्चा है लेकिन इसको सपोर्ट कर दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिलेगा इससे, है ना, हमको इससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी हमने किया। ये मतलब इस बात से तो ये निकल रहा है कि माँ बाप का जो करना है, जो कुछ करते हैं वो निस्वार्थ नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। इस लाइन से तो यही निकल रहा है कि माँ बाप जो भी करते हैं वो निस्वार्थ नहीं करते हैं। और क्या, तुम क्या जानते हो? नहीं जानते तो है, उनको बस अरे पूछ रहे हैं। जिस दिन तुम ज्यादा दिन घर में बैठे रहे ना, लात मारे भगा दिए जाओगे, समझे? कनाडा जानते तो है, बस पूछ रहे हैं खाली। हाँ तो जाने दो, समझे भी रहो। 2 साल तो बैठे हो ना, अभी 2 साल अभी जानते तभी जानते हैं। अगर जो है ज्यादा दिन नहीं हुआ ना, तुम्हें बेच करके वसूल लेंगे वो, मतलब शादी करवा देंगे, दहेज ले लेंगे, समझ गए, है ना, शादी करवा के दहेज ले लेंगे अगर तुम रिजल्ट नहीं दिए तो सही से, तो अपना काम वो कर लेंगे, है ना। तो बताने के लिए है ये कि आईएएस तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा तैयारी कर रहा है ना, भौकाल तो टाइटे होगा तुम्हारा। और ये गुप्ता जी अलग है, इसलिए बिल्कुल क्या कहते हैं अच्छे से इसको समझ लो, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। लेकिन 2 चीजें होती आईएएस तैयारी करने वालों के साथ, जो मन लगा के नहीं पढ़ते। जैसे मान लो आईएएस कोचिंग ज्वाइन किए हैं, लड़के लड़की सब आपस में ज्वाइन किए हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो उनका भी सेल्फ इंटरेस्ट है, उनके पापा का भी सेल्फ इंटरेस्ट है, और सबका ही सेल्फ इंटरेस्ट है इसमें कि हाँ ये सफल हो जाएगा तो हमारा अच्छा होगा। अगर लड़कियां नहीं कर पाती हैं, कुछ लोग जाने रहो, है ना, तो उनको कुछ लोग बताए हमको, अभी उनको समझ में आ जाएगा है ना, सर हमको इस बार निकालना ही है, नहीं मेरी शादी हो जाएगी। आ भी गया होगा समझ में। लड़कियों को क्या दिक्कत है ना, कि अगर वो फेल हुई आईएएस के एग्जाम में 1-2 बार, तो उसके बाद उनका जान तो रास्ता क्या खुला हुआ है, उनकी शादी करवा दी जाती है, ठीक है। और लड़कों का क्या होता है, अगर लड़के फेल होते हैं, दरअसल एक बेगैरत है अभी, तो इससे शादी कौन लड़की करेगी, कोई करेगी तो है नहीं जल्दी, है ना, तो इनको 1-2 लाख रुपया लगा करके इनकी कोई दुकान खुलवा दी जाती है, ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे अब पापा, है ना, उसको डुबा बैठोगे, भरोसा नहीं तुम्हारे ऊपर, थोड़ा मोड़ा 2-3 लाख रुपया दे करके कोई दुकान खुलवा देंगे अपना, है ना, अब खुल गई, और उसके बाद फिर इनकी शादी होती है, और इनकी शादी जानते हो किससे होती है, उसी लड़की से जो फेल हुई थी। अब यहाँ वापस दोनों मिलते हैं, कहते हैं यहाँ तुमको कहीं मैंने देखा है क्या, तुम क्या कहते हैं चाणक्य पढ़ती थी क्या, कोचिंग में आती थी कौन से बैच में, अच्छा अच्छा हाँ, तो वहीं पर फिर वापस मुलाकात होती है, फिर गाना होता है। बाबा बड़ा जानता है, कोचिंग में आती थी। अरे टॉपिक छुड़ चुका है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं भाई, है ना। अगला है एक, इसी में एक और कंपोनेंट है, अंडर द हेड पर द फिलोसफिकल इगोइज्म, ठीक है। फिलोसफिकल इगोइज्म मतलब कि जो मार्टिन हॉलिस ने इसमें ये कंपोनेंट, हाँ 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट है, इसी का एक पार्ट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल इगोइज्म जिसे कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक अहमतावाद, है ना। साइकोलॉजी की स्पेलिंग यही होती नहीं, ठीक है। सही तो लॉजिकल इथिक्स सही थी, अब वाई लगाइए यहाँ पर, वाई एच के बाद। नहीं ये था ना, PSHCHYCO, सही था। साइकोलॉजिकल इथिक्स, इसके जन्मदाता हैं मार्टिन हॉलिस,
मार्टिन होलिस ने क्या बोला है ना, कि व्यक्ति का सारा एक्शन, एक दिमागी जो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है ना, ऑल एक्शंस ऑफ ए ह्यूमन, ठीक है, किसी व्यक्ति का समस्त क्रियाकलाप, ठीक है, मोटिवेटेड बाई वंस डिजायर, ठीक है, सभी मतलब किसी व्यक्ति का सभी क्रियाकलाप उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही प्रेरित होता है। एक मनोवैज्ञानिक टेंडेंसी है, वो कुछ भी करता है या सोचता है, वो अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए ही सोचता है। अगली बात तो और जोरदार, पहला लाइन क्या है, किसी व्यक्ति का समस्त भौतिक, फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है, भौतिक एवं मानसिक स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रेरित होता है। अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए ही वो सोचता भी है, प्लानिंग भी बनाता है और उसी अकॉर्डिंग काम भी करता है, ठीक है, यानी अपना दिमाग चलाता है। अगली बात कहते हैं कि यह ऐसा करना भी चाहिए। अगली बात वो कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एनीथिंग इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, इट इज समवन्स डिजायर। बहुत जोरदार बात कहा होलिस ने। कुछ इस धरती पर कुछ भी जो हो रहा है, कुछ भी जो हो रहा है, वो कभी किसी ने चाहा था। ठीक, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, ये आपके पापा ने या फिर आपके ग्रैंडफादर ने कभी चाहा था, है ना। आप आने वाले समय में जो बंगलो बनाओगे, जिसमें आपके बच्चे बैठे रहेंगे, उनको नहीं महसूस होगा, लेकिन वो आपने कभी चाहा, है ना। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, किसी को मारने की, कोई किसी का मर्डर हुआ है, वो भी कभी किसी ने चाहा था, है ना। ट्रेन चल रही है, इसे भी किसी ने कभी चाहा था नहीं, कभी किसी ने चाहा था। हवाई जहाज उड़ रही है, क्योंकि किसी ने कभी उसको चाहा था कि ऐसा होना चाहिए। राइट ब्रदर, लाइट जल रही है, उजाला है, तो कभी किसी ने सोचा होगा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो कि रोशनी देता हो। आज मनुष्य जो है रॉकेट साइंस से दूसरे ग्रहों पर जाता है, तो ये ऐसे नहीं हो गया, कभी किसी ने तो सोचा होगा, है ना। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी ने कभी चाहा था, उसमें इसका इंटरेस्ट था कि नहीं। भाई बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मैं क्या होलिस गलत बोला? सही है सर। दूसरी बात बहुत जबरदस्त है, एनीथिंग इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इट्स समवन्स डिजायर। और अगली बात तो इससे भी ज्यादा जोरदार है। अगला पॉइंट होलिस का, यानी डिजायर, समवन डिजायर, उसने सोचा था, परिकल्पना की थी। बिना सोचे तुम कर ही नहीं सकते हो। एक सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, सोचो मत, करो। और यहां पर ये भी है कि जब तक तुम सोचोगे नहीं, तब तक कर ही नहीं पाओगे। क्या तुम आईएएस की तैयारी ऐसे मुंह उठा के चले आए करने, कि सोचे थे कभी? कभी ड्रीम देखे थे, कभी सपना देखे थे, तभी, है ना। कभी सपना देखे थे, कभी सोचे होगे तभी, है कि नहीं?
आप जो कर रहे हो इस समय, कभी आपने सोचा तो होगा? क्यों अभिषेक, बैंक में जाने के लिए कभी इच्छा हुई थी या ऐसे ही हो गया तुम्हारा? आरबीआई ने तुम्हें अचानक बुलाया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अभिषेक के ऊपर आया क्या कहते हैं 80-90 पूरे, सब तुमको बनना है बैंक का अधिकारी। कभी तो सोचे होगे ना, कुछ तो सोचे होगे जो फुलफिल हुआ है कि नहीं? ऐसे ही जो फौज में गए हैं उन्होंने सोचा होगा कि हम फौज में जाएं, उन्होंने पेपर मतलब मेहनत किया होगा, दौड़े होगे कि नहीं तुम लोग कुछ दिन तक, खटपट 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 खटपट, सवेरे 4 बजे उठ के 4-5 किलोमीटर की रेस, छाती वाती फुलाना, ऐसे 56 इंच 6 इंच का कितना होता होगा, है ना, वो सब करने का प्रयत्न किए होगे ना, तब जाकर के हुए हो डिफेंस में। तो कभी ना कभी तो सोचे तो थे, है ना। और इसी तरह से एक कंबाइंड सोच का परिणाम होता है जो सब कुछ जो चल रहा है दुनिया में। दूसरी लाइन जोरदार थी, तीसरी लाइन और जोरदार है, और बहुत समझने वाली बात है, अपने जीवन में इसको याद रखना। पहले एक बार चैट देख लें, बहुत सारे लोग सर इनका जो पहला वाला पॉइंट है, ऑल एक्शन ऑफ अ ह्यूमन मोटिवेटेड बाय वंस डिजायर, तो मतलब कई बार ऑफिस में होता है, कई कुछ काम में लौट के आता है जो पता है कि मेरा नहीं है फिर भी करना पड़ता है, तो उसकी डिजायर नहीं होती है बिल्कुल करने का, लेकिन करना पड़ता है। हाँ, तो अगली लाइन उसको बता देगी, अगली लाइन उसी को एक्सप्लेन करेगी। फर्स्ट पॉइंट में जो वर्ड लगा है समस्त, समस्त जो वर्ड लगा है ये डाउट नहीं, अगली लाइन जो मैं इसमें ऐड करूंगा तो तुम्हारा ये वाला डाउट जो आया है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, अगली लाइन ये है कि व्यक्ति को डिजायर करना चाहिए। ठीक है, पहले ही बोल चुका है इसमें कि अगर जो अपनी इच्छाएं नहीं रखता है, अपने डिजायर के बारे में नहीं सोचता, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता, वो अतार्किक बात है। ठीक है, तो इसमें अगली लाइन ये है कि इंसान को अपने डिजायर्स के बारे में सोचना ही चाहिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना ही चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? सर मैं बताऊं सर कि अगर वह हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट का त्याग कर देगा तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के सेल्फ इंटरेस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक, आप अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करोगे तो आपका यूज किसी और के सेल्फ इंटरेस्ट के फुलफिल होने में होगा। ठीक है, या तो आप यूज करोगे या तो आप यूज किए जाओगे। ठीक है, बीच का कोई रास्ता नहीं, या तो फिर आप हिमालय पे चले जाओ। इस समाज में या तो आपका जो है यूज होगा किसी और के सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, चाहते हुए या ना चाहते हुए आपका यूज हो जाएगा उसके सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, या फिर आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करोगे खुद, और आपके सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने में और ऐसे लोग आ जाएंगे जिनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है या कमजोर है। इतनी बड़ी बात है ना। इसको सीधे शब्दों में अगर हम कहें समझने के लिए, या तो तुम अपनी खोपड़ी चलाओगे या तो किसी और की खोपड़ी तुम्हें चलाएगी। समझ में आई बात? यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट जिंदा रहेगा ही, चाहे वो तुम्हारा हो या किसी और का है। तुम सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने में हमेशा प्रयत्नशील रहोगे जब तक समाज में हो। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है चुनना चाहते हो, है ना, या फिर किसी और के सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने में पार्ट बनना चाहते हो। उससे भी आपको गेन होगा, है ना, क्योंकि अगर आप किसी के सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने में काम कर रहे हो तो ये भी हो सकता है कि बंधुआ मजदूरी करा रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो आपको मूर्ख बना रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो
क्या कहते हैं, आपसे लाभ अर्जन कर रहा हो, आपका शोषण कर रहा हो, आपको पता ही ना चल रहा हो, है ना। और जब पता चलता है तो पता चलता है यार मेरे साथ तो बड़ा धोखा हुआ, ये तो ऐसा निकला है। जैसे रोमांटिक डिसिपेशन जिसे कहते हैं, है ना, सेक्सुअल डिसेप्शन कहते हैं, ये भी है सिद्धांत जो इसमें लगता है ना। वो भी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होता है, मतलब कामुक छल जिसे कहा जाता है, कामुक छल। कामुक छल आप अपना दिमाग नहीं लगाए, किसी और दिमाग से घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए बड़े पड़े। अभिषेक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, है ना। इसमें क्या होता है, मान लो एक लड़की है ना, उसने फेसबुक पर नकली डीपी लगाई और आप बाबा नहीं है, आप बाबा नहीं है, नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा समझे रहो ये बात, है ना, कि ऐसे होता है दुनिया में, है ना। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर चैटिंग शुरू हुई, हो गई, फिर क्या हुआ कि उसने क्या कहते हैं कहा कि ऐसा है 500 रुपए की रिचार्ज भेज दो, है ना। हाँ ठीक है, कब मिलोगी तुम, ठीक है, जुम्मे के दिन मिलेंगे, जुम्मे के दिन मिलेंगे, क्या ठीक है। फिर उसने एक शर्ट भी दिखाई दी कि उसमें क्या कहते हैं कपड़ा, ड्रेस अमेजोन पे बहुत अच्छी लग रही है यार मैं भेज दे रहा हूँ, जुम्मा तो करीब है कि नहीं, तो 4 ही दिन बाद की बात है। अब क्या, इन्होंने उसको भी भेज दिया, रिचार्ज भी कर दिया, है ना। और जिस दिन जुम्मा था उसी की रात में ही उसने इनको ब्लॉक कर दिया और दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट दे दिया। यहाँ पर क्या है, दूसरे के सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये इस्तेमाल हुए, ठीक है। तो ये भी चीज यहाँ पर एक उदाहरण सही देखने को मिलता है। इसी तरह से कोई एक व्यक्ति दूसरे को भ्रम में रख करके अपना काम करवाता रहता है, ऐसा है तुम जो है ये कर दो, तुमको हम ये देंगे, ठीक है, तुम्हारा हम प्रमोशन कर देंगे। ये स्ट्रेटजी जो है बहुत इस्तेमाल करते हैं कोई कंपनी वाले, अप्रेजल जिसे कहते हैं। अप्रेजल नाम का एक भूत होता है, यस सर, जिसको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छे से समझ सकता है ना। और भी कंपनियां करती हैं, लेकिन एक अप्रेजल एक ऐसी चीज होती है जिस चक्कर में वो मैनेजर जो होता है सारा काम करवा लेता है सबसे। क्यों अज्जू, तुमको भी मिला है क्या अप्रेजल? यस सर, हाँ? बहुत बार। क्या होता है इसमें? हम जैसे छोड़ने वाले होते हैं तब बोलते हैं सर, कंपनी छोड़ने वाले होते हैं उसी टाइम पे बोलते हैं अरे बेटा रुक जाओ अभी क्या, हाँ कुछ नहीं, इस साल तुम्हारा अप्रेजल होगा 25% से 30-40% हाइक जाएगा आपका, और तुम्हारे इतने पीओ तो चल ही रहे, आगे और आ जाएंगे तो और ज्यादा, इस तरीके से रोकते सर। हाँ समझे, करते हैं। हाँ तो ये चीज होती है। और उसके बाद भी नहीं मिलेगा तो कहेगा ऐसा है करना करो, नहीं तो जाओ हम दूसरे रख लेंगे, ठीक है। अभी समस्या है कंपनी घाटे में जा रही, तुमको अप्रेजल की पड़ी हुई है, इतने टेंडर पूरे नहीं हो पाए हैं और तुम आ रहे हो अप्रेजल की बात अभी ना करो यार, देखा जाएगा, पहले ये माहौल ठीक होने दो, है ना। देख रहे हो काम वाम कंपनी चल रही रहा, कर्जे में चले गए, है ना। तो पता चलता यार ये देखो 1 साल हमको रोक के रखा इसी चक्कर में, नहीं पिछली बार कहीं कंपनी मिल रही थी दूसरे में स्विच कर दिए होते, 1 साल पूरा हमारा बर्बाद करा दिया इसने। ये अप्रेजल नाम का, ये भी किसी के सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हम, इसमें हमारा भी एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, लेकिन वो यूज हो चुका होता है, वो यूज हो चुका होता है। भाई उसने जो 5 रुपए रिचार्ज कराया, अमेजोन से कुर्ती भेजी मिंत्रा से, उसका भी तो सेल्फ इंटरेस्ट था कि नहीं था, है ना। लेकिन उसका वाला सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा तगड़ा पड़ा, तो सीधी बात है जिसका सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा तगड़ा पड़ेगा, है ना, उसकी चलिए। कई जगहों पर यह सिद्धांत गलत भी ठहरता है, ये भी ध्यान लेना, ऐसा नहीं। जैसे पार्टनरशिप, तो
व्यक्ति बराबर पैसा लगा करके एक बिजनेस खड़ा करते हैं, वहां पर इस थियरी कहाँ काम करेगी। दोनों के सेल्फ इंटरेस्ट बराबर हैं, है ना? दोनों ही चाहते हैं कि हमारी कंपनी की ग्रोथ हो। यहाँ पर इस हालत में मार्टिन हॉलिस बारे में, बाकी तो वो इगोइज्म का पार्ट है ही है। उन्होंने पार्टनरशिप इसीलिए किया है, कोई व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं करना चाहता है। ये एक डिफॉल्ट मोड में हमारे दिमाग में है कि हम एक पार्टनरशिप जल्दी नहीं करना चाहते, है कि नहीं। मजबूरी में पैसे कमी है, हमें कुछ सहयोग चाहिए, तो इस कारण से हम पार्टनरशिप करते हैं। अगर आपके पास खूब पैसा हो तो आप क्या पार्टनरशिप करना चाहोगे? नहीं करेंगे सर। नहीं, तब पार्टनरशिप हम करने के लिए प्रेरित नहीं होते। कर सकते हैं, रिस्क कम रहेगा सर उसमें, अगर नुकसान होगा तो 50% का ही होगा। ठीक है, और ऊपर से हमको रिस्क भी कम है और सहयोगी भी मिल गया है, पैसा भी कम लगाने पर फायदा। सर रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी तो कम होगा ना, पार्टनरशिप में प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, ये भी तो देखिए। इसलिए अगर हमारे पास खुद के पास पैसा होगा तो हम अपना ही बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे ना, खुद का, ओन का। लेकिन कोई बिजनेस खड़ा करने में 100 करोड़ चाहिए, तुम्हारे पास 50 करोड़ है। हाँ तब कर तो लेंगे, उस उस दशा में क्या सिचुएशन में करोगे? बात, हाँ उस सिचुएशन में कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वही चीज है ना, उस तरह से तो नॉर्मली तो आप नहीं करोगे, है कि नहीं। अब ये होलिस का सिद्धांत हमको अच्छा तो बहुत लगता है सर लेकिन ये लास्ट सेकंड लाइन बात को लिखे कैसे, ये बता दीजिए ना, ये समझ में नहीं आ रहा। कौन सी सेकंड लाइन? सेकंड जो उसने बोला ना आपने कि आप अपने हिसाब से नहीं चलते हो, दूसरे के हिसाब से चल जाओगे, तो उसको लिखेंगे कैसे? यदि कोई व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हित के बारे में नहीं सोचेगा तो वह किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तिगत हित को पूर्ण करने में प्रयोग किया जाएगा। सीधी बात, समझ गए कि नहीं? पता नहीं जाने किसकी लाइंस थी, लेकिन इसी से रिलेटेड थी। अगर आप खुद काम नहीं करोगे तो आप दूसरे के काम आओगे। शायद धीरूभाई अंबानी के, बिल गेट्स की ये थॉट मार्टिन होलिस का ही था। बाकी बाद में तो बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से भले बोला हो, लेकिन ये बहुत बड़ा थिंकर था मार्टिन होलिस, ठीक है। और इन्होंने साइकोलॉजिकल ईगो इथिक्स नहीं, सॉरी, ईगोइज्म का पार्ट बताया। तो यहाँ पर ये आती है बात, ईगोइज्म की खत्म होती है। अब हम इसकी बात करते हैं मेरिट एंड डिमेरिट। मेरिट एंड डिमेरिट, अब तुम लोग जो है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बतानी है कि कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है और कहाँ पर इसकी कमियां हैं, कहाँ पर सिद्धांत सही नहीं है। तो मेरिट का पहला पॉइंट बताने के लिए हैंड रेज करिए, देखें कौन बता पाता है। तीन लोगों ने हैंड रेज किया है। अभिषेक गुप्ता, आदित्य, धीर। आदित्य बताओ, खरखराहट भाई कम करना है। हाँ बताओ। सर कोशिश करूंगा। सर ये है कि हमारे जो सेल्फ इंटरेस्ट को बताता है कि हाँ हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, एक डिजायर क्रिएट करता है कि जो हम मोटिव है किस लिए है काम करने का, एक मोटिवेशन है सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट करने का कि जो हम वर्क कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो डिजायर होता है मोटिवेशन पैदा करता है, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि मोटिवेट होना तो अच्छी बात होती है कि खराब? मोटिवेट होना अच्छी बात है ना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होना अच्छी बात है। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अभिषेक के पास, मतलब बाबा, है ना, बताओ।
सर स्वाभिमान की बात हो रही थी। स्वाभिमान जीवन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अभी बात हो रही थी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी करते हैं लोग, या कोई नेता है या अपने लिए कोई काम करता है, तो जब तक उसका स्वाभिमान अगर नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं करेगा वो। अहम बात जरूरी है उसके लिए। क्या हमको नहीं समझ आया, क्या फिर बताओ। मतलब सर स्वाभिमान और यह अहम बात की बात हो रही है, तो जीवन में ये अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर जो भी कोई प्रतियोगी परीक्षक है, मतलब परीक्षार्थी है या कोई नेता है, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए ये आवश्यक है। ईगो की क्या जरूरत है? वही इट्स ईगो का मतलब सेल्फ अवेयरनेस। ईगो का मतलब स्वाभिमान से है सर यहाँ पर। नहीं, ये जो है पहले वाले पॉइंट में हो गया, ये सब बातें उसी में लिख, पहले वाले पॉइंट में ही उदाहरण में ये सब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग। अभी कई सारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं, तो हमारे पास नए नए पॉइंट निकल के आएंगे। आगे हम पहुंचते हैं। मिहिर, तुम्हारा क्या पॉइंट है भाई? सर एक तो ये है कि ये इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, और दूसरा ये सर कि ये इंसान को डायरेक्शन देता है, गिव डायरेक्शंस टू द ह्यूमन लाइफ एंड मेक इट्स लाइफ वैल्यूएबल। इट वर्क एज गाइड कह सकते हैं। जी सर, क्योंकि उसका टारगेट है तो उसका एक लाइफ का एक वजह मिल गया ना सर उसको, और उसके लिए फिर वो सेल्फ मतलब वो है पथ प्रदर्शक कार्य करता, रीजन फॉर लाइफ, है ना। बहुत अच्छा बताया इसने। जीवन का एक ध्येय प्राप्त हो रहा है ना। नहीं तो क्या लगने लगेगा, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं। उद्देश्यहीन जीवन अनप्रोडक्टिव है। उद्देश्यहीन जीवन जीने वाला क्या वो समाज को कुछ प्रोडक्टिव दे सकता है? जिसकी कोई डिजायर ही ना हो, दूसरे के डिजायर क्या फुलफिल कर देगा? एक डिजायर वाला ही दूसरे की डिजायर फुलफिल कर सकता है कि नहीं? जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो वो किसी काम का आदमी नहीं, है ना। समाज के लिए फ्रूटफुल नहीं है ना? वो एक मशीन समझ लो, बस ऐसे टूल है, बस उपकरण है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। जीवन का, और एक बात इसने बोला था, जीवन का ध्येय मिल जाता है, रीजन फॉर लाइफ। गोल सेट करता है, एम बनाता है, लक्ष्य बनाता है। ठीक, टारगेट ओरिएंटेड है ये। बहुत बढ़िया। अगला नंबर अनुभव, थर्ड पॉइंट। जैसे इसमें सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है, तो उससे सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा, और मतलब आगे बढ़ने का उसको मोटिवेशन भी मिलेगा। बट सेल्फ डेवलपमेंट होगा, चाहे वो नॉलेज की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखेगा। बिल्कुल सही बात। सेल्फ डेवलपमेंट होगा क्योंकि उसने त्याग किया है ना। उसने अपनी इच्छाओं को, अपनी बड़ी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा को, क्या कहते हैं इसे, महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को मारा है। सारे दोस्त जा रहे थे सहारागंज मूवी देखने, है ना। अभिषेक के पास फोन करते हैं, है ना। ये लोग कोचिंग बैठ के पढ़ रहे हैं, अभिषेक मनोज कहते हैं भाई चला जा, तब तक कहते ना ना नहीं जाएंगे, पेपर नजदीक है, छोड़ो, है ना। तो क्या है, इन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मार दिया वहां। इस जैसे कि किसी ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मारा वहां पर, जब उसको खाने का मन कर रहा था, जीभ में मुंह में पानी आ रहा था। सोनिया, एक उसका नाम लेने पर है नहीं, नाम देखो पानी आ जाएगा। मोमोज, गरम गरम एकदम व्हाइट करके भुने हुए मोमोज, नरम नरम चटनी के साथ। तो सोनिया सर फ्राइड, डीप फ्राई, फ्राइड वाला है। अच्छा सर बिल्कुल क्रंची क्रंची। आ गया, आ गया।
अब इस कोरोना पीरियड में तो नहीं खाया होगा ना, काफी दिन से तो नहीं खाया होगा। खाया सर अभी भी खाया 2 दिन। अच्छा, तो ये चीजों को सेक्रीफाई करा, कोई डाइटिंग कर रहा है, किसी को चावल बहुत पसंद था लेकिन उसकी टोन निकली आ रही थी, उसने कहा यार, और उसकी शादी भी होने वाली है, सोचा इसके 4 लोग देखेंगे, अब नहीं, अभी इसको पहले फिट करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, वो बेचारा अपने आप को सेक्रीफाई कर रहा है अच्छा दिखने के लिए, है ना, ताकि सब लोग कहें कि दूल्हा सुंदर है। क्यों पुनीत, दाढ़ी वाड़ी मेंटेन जी सर। महीना भर पहले से ही हर हफ्ता मसाज शुरू हो चुकी है कि वहां थोड़ी चटक दिखी अपने है? ताकि उसका ईगो जिंदा रहे है, ताकि हाँ भौकाल तो है ही बंदे का। ये हो गया इसका मेरिट। और अगला पॉइंट बताएंगे, अभी बहुत सारे लोग हाथ उठाए थे, पता नहीं कौन सा था, अनुभव बता चुके, भानुप्रभा अगला पॉइंट बताओ। सर अगर इगोइज्म है तो उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद में मतलब खुद वो अपने बारे में सोचता है, और एक होता है ना कि उसे उसके लिए क्या बेहतर है वो वही सोचता है, तो उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता कोई दूसरा व्यक्ति। हाँ, इसमें लीस्ट मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें भटकाव की स्थिति, क्योंकि उसको अपने मतलब जो भी स्थिति है उस पर नियंत्रण रहता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही और क्या गलत है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया। अब देखो तुम्हारी अकल आने लगी ना, खुलने लगी, मतलब थी तो है ही पहले से, काम भी कर रहे हैं साथ साथ, 2 जगह दिमाग चल रहा है मेरा। क्या चीज 2 जगह? 2 जगह मेरा दिमाग भी चल रहा है, काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। काम भी करा, मतलब तुम्हारा दिमाग आधा काम कर रहा है, यही कहना चाहती हो? हाँ, आधा ही कर रहा है काम। हमेशा ही आधा काम करता है। सर तब काम भी तो कर रहे हैं ना, दोगुना कर रहा है। यहाँ ऑफिस वाले डंडे मारे पड़े हैं, इधर आप डंडे मारे पड़े, दोनों तरफ हम डिवाइड हो जाते हैं। तो तुम क्या कहना चाहते, तुम आधा पागल हो? कुछ नहीं कहना चाहते सर, अब कुछ नहीं। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर अगला पॉइंट बताएंगे अभिषेक वर्मा। ये पॉइंट नोट कर लियो, हटाएं इसको। सच मैसेज पे देख लीजिए। अभी तो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। हाँ, इट प्रमोट कैपिटलिज्म। सब कोई अपना फायदा देखता है इससे। उसमें एक थ्योरी होती है इनविजिबल हैंड की, जिसके थ्रू दूसरे को भी फायदा होता है, कि मतलब अगर कोई कंपनी लगेगी अपने फायदे के लिए तो वहां पे फिर एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, हेडोनिज्म और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने बताया है। हेडोनिज्म और इगोइज्म में ये एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हेडोनिज्म में क्या होता है, जब कोई अपने डिजायर को फुलफिल करता है तो केवल वही खुश रहता है, दूसरों का शोषण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो इगोइज्म में अपने को खुश रखने के लिए उसने कोई बिजनेस शुरू किया, उससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये एक चीज इसमें होती है कि किसी एक व्यक्ति के डिजायर के कारण भलाई भी इसमें होती है। नहीं सर, एक चीज और है। मीन्स इसमें क्या है, इसको लिख सकते हैं, ईगो इज can lead to happiness for other also। दूसरों के लिए भी यह हितकारी हो सकता है। जैसे कि मान लो टाटा बिरला ने कोई एक नई जहाज की कंपनी खोल दी, है ना। अब जहाज की कंपनी खोली तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स को रखा जाएगा,
और इस तरह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और इनका क्या होगा, इनका मार्केट में शेयर बढ़ जाएगा, भौकाल बढ़ जाएगा। भैया ये जहाज कंपनी चलाती है। सर ओलंपिक में जैसे गोल्ड मेडल लाता है कोई तो पूरा देश खुश होता है, तो वो भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति जब गोल्ड मेडल लेके आता है देश, तो वहां पर बहुत सारे लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना पैदा होती है। उसकी जीत में क्या दिखाई देता है, देश की जीत। कोई व्यक्ति गया इंडियन मेडल लेकर के आया तो छपता है, जानते हो क्या, भारत को जब वहां पर आती कि इंडिया को कितने मेडल मिले, पता चला इंडिया को 4 गोल्ड मेडल मिले। तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है भाई, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो अपने डिजायर के चक्कर में राष्ट्रवादी भावना भी लोगों के अंदर भर रहा है। लोग सोचेंगे कि हाँ, वहां पर जितने खिलाड़ी हैं वो पैसे के लिए खेल रहे हैं कि देश के लिए खेल रहे हैं, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है ना, और वहां पर जब ये लोग जीत के आते हैं तो इनको सबसे बड़ा देशभक्त समझा जाता है ना। सब इनको सराखों में बैठा घूमते हैं तो खुश होते हैं, इतना ताली पीटी जाती है क्या बताएं। कुछ लोग तो नाचने लगते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, है कि नहीं। जबकि फरारी मिली कोहली को, है ना, कप मिला, क्या कहते हैं, कोहली को, धोनी को मिला मैन ऑफ द मैच, पैसा सारे खिलाड़ियों को मिला। तुमको क्या मिला, क्या मिला तुमको, खुशी, खुशी मिली, है ना। और ये हैप्पीनेस हेडोनिज्म के हैप्पीनेस से अलग है। इसमें कोई सेंसुअल प्लेजर नहीं है कि नहीं। तो हैप्पीनेस का कोई उस तरह पर्याय नहीं होता है। एक चीज यहाँ पर और देखने को, आपने मोबाइल कंपनी किसी जगह पर खोल दिया, सिम बेचते हो, मोबाइल बेचते हो, डाटा रिचार्ज करते हो, चार्जर बेचते हो, और वहां आपको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन इससे आपने क्या कर दिया, आपने उस क्षेत्र में कम्युनिकेशन को बढ़ाने में सहयोग किया है। वाद संवाद को आपने वहां पर बढ़ाया है, लोगों को लोगों से जोड़ा है, दिलों को दिलों से जोड़ा है ना, है कि नहीं। कितने लोगों को आपने लाभ पहुंचाया है, बहुत सारे लोगों को लाभ, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूर्ण कर। यानी कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है कि हमारे हित से दूसरों का भी हित हो रहा है, हम भी खुश, वो भी खुश, सब कोई खुश। यानी हैप्पीनेस इक्विलिब्रियम यहाँ पर बिल्डअप, इट बिल्डअप, अल्टीमेटली बिल्डअप हैप्पीनेस इक्विलिब्रियम। ये शब्द जरूर प्रयोग करते इन सोसाइटी। समाज में, ये लाइन बहुत जोरदार है, चोट करने वाली लाइन है। जिन लाइनों पर नंबर ज्यादा मिलता है वही लाइनें लिखवा रहे हैं, इनको जरूर लिखना। समाज में खुशहाली साम्य अवस्था, हम भी खुश वो भी खुश, हम सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस ले रहा है, बस। और इससे बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी, बिजनेस डीलिंग भी फोन पे हो जाया करेगी, इंटरनेट से बैठ के घर बैठे काम कर लेगा आदमी, है कि नहीं, उसकी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन डाटा रिचार्ज हमसे करवाएगा तो इससे क्या होगा, आपको फायदा। समाज में खुशहाली की साम्य अवस्था निर्मित हो जाती है। अब कुछ लोगों का पढ़ लें, उसके बाद चलते हैं इसका वो कर लेते हैं। 1 मिनट और लोगों का पढ़ देता हूँ, सुना देता हूँ उसने क्या क्या कहा।
एवरीवन में लिखा करो आप लोग। तो अच्छा, अनुभव इरेशनल वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है? हाँ सर, ये रह गया था। इरेशनल वाला पॉइंट कोई हाँ बताओ। सर, ये थोड़ा रह गया था बीच में। हाँ, क्या था पॉइंट भाई इरेशनल वाला? बताओ तो हम समझा दें क्या लिखवाया था हमने। हाँ, कोई व्यक्ति क्या बोला था मैंने? इट इज इरेशनल दैट It is irrational for man to ignore his self-interest. हाँ, कोई व्यक्ति अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को इग्नोर करता है तो वो अपने साथ गलत करता है। कहने का मतलब ये कहा गया है, ये अतार्किक, ये ठीक बात नहीं है कहने का। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार। हाँ अज्जू, हाँ बताओ। सर 2-4 पॉइंट्स को मिलाते हुए, और कैपिटलिज्म के अंदर वाली चीज है कि ये इट्स एनहांस्ड कॉर्पोरेट हाइट्स। कॉर्पोरेट हाइट्स का मतलब कि एक अगर वर्कर काम कर रहा है जिसके लिए मोटिवेशन भी काम करता है, सेल्फ डेवलपमेंट भी काम करता है ईगोइज्म के थ्रू, तो वो उसी के थ्रू एक कॉर्पोरेशन का माहौल एक क्रिएट होता है कॉर्पोरेट के अंदर। तो कॉर्पोरेट के अंदर वो एक ज्यादा करेगा तो दूसरा ज्यादा करेगा, दूसरा ज्यादा करेगा तो तीसरा ज्यादा करेगा, और इस हिसाब से कॉर्पोरेट्स भी एनहांस करेंगी, कहीं ना कहीं वो बढ़ेंगी। तो इट एनहांस द कॉर्पोरेट हाइट्स, कॉर्पोरेट को बढ़ावा देता है। सही बात है, ये एक सोसाइटी का ही पार्ट है। देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी बोल सकते हैं ना सर इसको। वो कैपिटलिज्म में आ चुका है, कैपिटलिज्म में ही आ चुका है वो, लेकिन एक तरीके से एक पॉइंट है उसी के बीच में कि इट कॉर्पोरेट्स को भी बढ़ावा देता है। अगर एक जना बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ईगोइज्म में आकर के। बिल्कुल। हेल्दी कंपटीशन को राइज देगा, ऐसा कैसे? हेल्दी कंपटीशन को राइज होगा। बिल्कुल। मैनेजर कंपनी के ओनर के लिए टारगेट पूरा करेगा और मैनेजर के लिए उसके एम्प्लॉई टारगेट पूरा करेंगे, और सबको टारगेट पूरा करने पर इंसेंटिव मिलेगा, है कि नहीं? यानी कारपोरेटिज्म जो होता है बहुत अच्छा है, सहकारितावाद को बढ़ावा देना, ये बात जोरदार है। डिमेरिट्स पर आते हैं, अभी रुक जो पढ़ रहा था और लोगों की बातें। हाँ, डिमेरिट राहुल ने लिख दिया है, अभी उसको पढ़ेंगे। अर्जू ने भी लिखा, होने के करती है, ठीक है। हाँ ठीक, वो सब बातें हो गई, वही सब बताए हैं। मनोज का हैंड रेज है सर। राहुल भाई लास्ट बात एवरीवन कर दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पर डिमेरिट शुरू करते हैं ताकि हम इस चैप्टर को अंत करते हैं। आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे अब आलोचनात्मक समीक्षा में मनोज ने हैंड रेज किया है, बताइए। क्रिटिकल एनालिसिस। सर मैंने आलोचनात्मक में नहीं किया था, उसमें किया था, मेरिट में किया था। तो आपने शायद देखा नहीं। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था, मेरिट में एक तथ्य को बता सकते हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आत्म स्वार्थ को पूरा करता है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वो एक सुख की तो प्राप्ति कर रहा है, साथ साथ में वो आनंद की भी प्राप्ति कर रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं इगोइज्म में? कह सकते हैं, बिल्कुल आनंद की प्राप्ति कर रहा है। स्टैटिक ग्रोथ उसकी होती चली जाए तो आनंद ही आनंद है। अब इसमें मेरिट की बात करते हैं, है ना? सॉरी, डिमेरिट की बात करते हैं। तो इसमें कोई पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है? रुको, रिया को बोलने दो। रिया तुम बोलो जरा। हाँ, हैंड रेज की है, बहुत बहादुर लड़की, तो बताओ। बताओ रिया। फिर तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा है कल की तरह? हेलो।
हाँ रिया बोलो, बोलने की कोशिश करो, गलत है जो भी बताओ। नहीं समझ में आ रहा है, हैंड तो रेज की हो तो क्या नहीं बोलना चाहती हो ना, बताओ। चलो ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन लगा लो। सगुप्ता बताओ। सर ये शोषण को भी तो बढ़ावा देगा ना, सब चाहेंगे कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही लोग करें, तो लोगों का ज्यादा शोषण होगा। हाँ किसी ने बात हाँ लिखा था कि लोग सबको कंट्रोल करना चाहेंगे, है ना। मैं नहीं लिखा था सर जी। हाँ, और शोषण को बढ़ावा देगा। एक्सप्लॉइटेशन होगा क्या इसमें? ये सर होगा। हाँ होगा। मैनेजर सेल्स चाहिए, सेल्स बढ़ानी है और वो अपने एम्प्लॉयज को हाँ टेंशन देगा कि जो अप्रेजल वाला झोल था, है ना, और ये दूसरा जो हमने सेक्सुअल डिसिपेशन बताया था, वो सब क्या है? किसी एक व्यक्ति का शोषण ही तो हो रहा है वहां, है कि नहीं? वो एक्सप्लॉइटेशन की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल सही बात। रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति चाहेगा कि हम अपने हिसाब से चलाएं, दूसरा चाहे कि हम अपने हिसाब से चलाएं, तो रिलेशनशिप ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि रिलेशनशिप प्रगाढ़ होती है किससे? प्रेम और समर्पण से। ठीक है, जब दूसरे के बारे में सोचते हैं तब। भानु ने बताया है बात, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, बिल्कुल सही बात है, इसको यहाँ पर नोट किया जा सकता है, क्योंकि जो ये रिलेशनशिप्स होती हैं वो एक दूसरे के बारे में सोचने से, एक दूसरे के डिजायर्स को फुलफिल करने के बारे में सोचने से बनती हैं, प्रगाढ़ होती हैं। लेकिन जब व्यक्ति एक दूसरे को जो अपनी सोचेगा कि हम अपने हिसाब से चलाएं, दूसरा सोचेगा नहीं हम अपने हिसाब से चलाएं, तो वहां पर क्या होगा? रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होगा। तो इसी के साथ एक और जोड़ दीजिए कि इट इंक्रीज द लोनलीनेस, इसी के साथ आ जाएगा ब्रेकडाउन के साथ। नहीं, वो ढेर सारे लोनलीनेस, अगर रिलेशनशिप टूट जाएगी तो क्या? रिलेशनशिप टूट जाएगी और उसके पास पैसा है तो अकेला नहीं रहेगा। सर टीम वर्क का ह्रास होता है, ही इतना बिजी रहेगा कि लॉनलीनेस कहाँ से आएगा? ठीक है, टीम वर्क नहीं रहता सर उसमें कभी कभी। अरे उसके पास पैसा है, he can develop several relations। मैं यहाँ बता रहा हूँ रिलेशनशिप है, लेकिन सर वो वाली बात वजह से सभी टूट जाएंगे। लोनलीनेस नहीं है, लोनलीनेस नहीं है, लेकिन लोनलीनेस अकेला नहीं रहेगा बंदा। वो अपने, उसके पास इतना स्टाफ है, इतने कर्मचारी हैं, इतने काम करने वाले हैं, उन्हीं से परेशान रहेगा दिनों रात, कहाँ अकेला है वो बताओ। सर एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉइटेशन होता है। हाँ होगा। कोई अपने प्रॉफिट के लिए, जैसे अभी अपने मेरी तो बताया था कि कोई कंपनी लगाएगा मोबाइल की तो उससे लोगों को फायदा होगा, तो उसके टावर भी लगेंगे जिसका रेडिएशन होगा और उस वजह से सबकी हेल्थ पे नुकसान होगा। हाँ, एनवायरमेंटल इश्यूज लिखो इसको, बहुत जोरदार बात है, अच्छी बात है, क्योंकि जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए बढ़ेंगे तो हम नेचर को पक्का हार्म करेंगे, क्योंकि बिना नेचर को हार्म किए हम विकास कर ही नहीं सकते। देखा जाए तो हमें कुछ ना कुछ करना है, इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो जाहिर सी बात है जमीन कैप्चर करेंगे, है ना, वहां पर पेड़ काटे जाएंगे, नदियां पोल्यूट होंगी, रेडिएशन होगा, रेडिएशन जैसे टावर है, पंछी मर जाएंगे, है ना, पक्षियों की तादाद कम होती जाएगी, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज देखने को मिलेंगे, जाहिर सी बात। सर प्रॉफिट ओरिएंटेड सोसाइटी होगी तो वहाँ पे मतलब जैसे वर्कर होंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट पे कम से कम खर्चा करना चाहेगी, कभी भी नहीं सोचेगी कि उनके सिक्योरिटी पर्पज से ज्यादा खर्चा कहीं भी करना पड़े, वो चीज हमेशा कम करने की कोशिश करते रहेंगे। और मतलब ये लॉस हुआ तो ले ऑफ कर देंगे एम्प्लॉयज को, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, मोबाइल टावर वाला बहुत बढ़िया बताया इन्होंने।
तो ये चीज है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विरोधी है। इसमें क्या नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें भी नहीं है, धारणीय विकास इसमें नहीं। अगर हर कोई व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करने लगा तो डिजास्टर होगा, क्राइम बढ़ेगा। ये लाइन इफ एवरीवन ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट इट लीड्स टू डिजास्टर, क्राइम, वार। अब बताओ कैसे? डिक्टेटरशिप भी, हिटलर टाइप, अपना ही मोटिव प्रूव कर। हर कोई अपना ही भला सोचे पे बड़ा है और हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट को दूसरे पर हावी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि थियरी बता दी ना होल इसकी। तो अब आदमी चाहेगा कि हम दूसरे के साथ ना चलें, हम अपने दिमाग से चलाएं, और दूसरा भी वही थियरी पढ़ के बैठा हुआ है ना। पहला भी वही थियरी पढ़ के बैठा है, दूसरा भी वही थियरी पढ़ के बैठा है। तो जब एक होता है ना, एक जब गुस्साता है दूसरा डाउन हो जाता है, दूसरा गुस्साता है फिर पहला डाउन हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, मामला समाप्त हो जाता है। लेकिन तो सर वो तो एक ग्रुप की वर्क क्वालिटी पे भी सफर करेगा फिर तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बढ़ा चला जा रहा है, दूसरा भी बढ़ा चला जा रहा है ना। वो कह रहा है तुम मेरे से बदतमीजी करो, मैं तुमसे महा बदतमीजी करूंगा। अब वो जो हो जाए जंग, है ना। तुम मुझे अपने दिमाग चलाओगे, मैं तुम्हें अपने दिमाग चलाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इट राइजेस कंपटीशन, अब देखो कितने, देखो तो लोग स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फिश। इस लाइन को नोट करो, रेजेस कंपटीशन, इट रेजेस कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। अब सोचो अगर हर कोई ना सोचता, केवल कुछ ही लोग सोचते आईएएस बनने के लिए, कितना अच्छा होता। कितना अच्छा होता कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वही केवल आईएएस का फॉर्म भरे और पेपर दें, बाकी किसी कोई बच्चे सोचबे ना करें, है ना। तो ये तो मेरिट होगी ना कि डिमेरिट होगी? नहीं, ये जो है तो और ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती सर। ये मेरिट और डिमेरिट दोनों है, क्योंकि जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, है ना, वैसे वैसे लेवल टफ होता जाएगा और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। भाई ऑस्ट्रेलिया में हर व्यक्ति के ऊपर 150 नौकरियां हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति को के ऊपर 150 नौकरियां हैं। सोचो, एक आदमी नौकरी 150 खाली पड़ी। वहां बुलाते आजा 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 भाई आजा, तो कहता ना तुम्हारे नहीं करूंगा, है ना, मैं हाँ इस वाले में करूंगा। और यहाँ क्या है, अरे कुछ तो मिल जाए यार जिंदगी पहले कटना शुरू हो किसी तरह। यहाँ पर ये हालत है, एक अनार 100 बीमार, 8 लाख लोग हैं और पोस्ट कितनी है, 700। तो ये चीज यहाँ पर देखने को, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। ये तो एक नया चीज निकल के आ गया, लेकिन एक दूसरी चीज भी इसके साथ है, वार, युद्ध होगा। एक देश दब जाए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वो मॉडरेट रहे, है ना, मौके की तरह धीरे धीरे, है ना, अपने आप को मजबूत कर लेंगे, और वहीं पर दूसरा वाला सोचने लगे कि नहीं हम ये किया तो हम भी यही करेंगे, तो उसमें युद्ध हो जाता। अब वो गांधी की थियरी में जाएगा, मिलेगा जाकर, डिओन्टोलॉजिकल में इसका डिमेरिट का अंत होगा। सर ये एक पॉइंट आ रहा है दिमाग में, मतलब जो से लोग की जो सेवा कर रहे हैं अपन, उसका विरोधी भी तो होगा ना। वो सब सोचेंगे कि पहले हम अपना फायदा देखें। बिल्कुल देखेगा अपना फायदा। हाँ, तो ये पॉइंट आ जाएगा क्या डिमेरिट में, कि लोग सेवा के विरोध में, विरोधी, आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूर ये सब पॉइंट जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट थे जो इसकी डिमेरिट्स थी, है ना, जिनको हम लोगों ने पढ़ लिया, और यहीं पर हम लोगों की ये थियरी समाप्त हो गई। अगर किसी को मन में और कोई पॉइंट्स हो तो शेयर कर सकता है ना, एक आध दो पॉइंट जुड़ जाएंगे। सर इससे कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा? हाँ, कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा, जिससे भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात, कि इससे
हाँ, इससे क्या कहते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर है वो प्रभावित होगा, है ना, जिससे कि फूड क्राइसिस आ सकती है। ये भी एक क्यों प्रभावित होगा सर? एग्रीकल्चर क्यों प्रभावित होगा सर? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर इसमें बूस्ट करेगा। इसमें सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पर हावी होने लगेगा। एक्चुअली एग्रीकल्चर सेल्फ सेंटर्ड। हाँ बताएं सर थोड़ा सा। जो लोग किसान थे, बहुत मेहनत करते थे, अनाज उत्पन्न कर लेते, 10-12 हजार रुपए प्रॉफिट कमा लेते थे। अब वो सोचने लगेगा किसान कि हम खेती वेती नहीं करेंगे यार, है ना, कुछ दूसरा करेंगे, अब बिजनेस करेंगे, ज्यादा कमाऊंगा। वो ऐसा सोच सकता है। हो सकता है कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट कई सारे किसानों की जमीनें खरीद करके वहां पर एक बड़ी फैक्ट्री डाल दे, और किसान भी उस पैसे की लालच में आकर के उसको दे। तो अब यहाँ पर भी ये कम हो रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। फूड क्राइसिस की समस्या इससे इन फ्यूचर आ सकती है। ऐसा कर्नाटका, महाराष्ट्र और असम, इन सब क्षेत्रों में देखो बायोडाइवर्सिटी थी, बहुत सारे खेत थे, वो सब हटा हटा कर इंडस्ट्रीज आ गए वहां पर। जहाँ पर कभी खेत हुआ करते थे, अब वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही हैं, है ना, क्योंकि देश को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी पॉइंट सोनू ने नोट करवाया। और पुनीत ने क्या लिखा है, कंफ्लिक्ट तो होगी, बिल्कुल सही बात है। रिया ने लिखा है कि टीम वर्क नहीं हो पाता है। क्या ये बात सही है? सही है तो सही है सर, सही है सर, सही है सर। मैंने लिखा था सर पहले, यही मैं बोलना चाह रहा था। मैंने भी लिखा था, टीम वर्क का ह्रास होता है, लिखा है मैंने बहुत पहले कि 4 से लोगों की अपनी कोई टीम है, कुछ काम कर रहा है संगठित होकर के, और अगर उसमें सभी कोई ही है तो कोई का ग्रुप ही नहीं बन पाएगा। पहला पॉइंट एक्सप्लॉइटेशन ही तो बोला गया था ना, पहला पॉइंट एक्सप्लॉइटेशन बोला गया था, ये तो हुआ। एक्सप्लॉइटेशन में आप नीचे वाले का हाथ कर रहे हो, वो अलग चीज है। यहाँ पर आप, हाँ यहाँ पर आप अपने टीम मेंबर का ही हाथ कर रहे हो। बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन में आप आपके नीचे वाले का हाथ कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। नहीं, वो अलग बात है। बिल्कुल सही बात बताया। एक मिनट सुनो, इसमें क्या होता है, जैसे एक टीम बनी और उसमें कोई व्यक्ति कहे हम बनेंगे लीडर, हम ही लीड करेंगे, और हम जो कहेंगे ये सारी टीम वालों को मानना होगा, और दूसरा भी वही सोच रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, लीडरशिप की लड़ाई हो जाएगी कि हम ही हैं आके सबसे बड़े, और हमारी बात तुम सबको माननी है। तो कोई कहेगा नहीं, हम तुम्हारी बात काहे माने। हेलो, तो वहां पर अपनी अपनी चक्कर में झगड़ा हो जाती है ना। तो बैक बेसिंग टाइप पीछे बैठ के बुराई एक दूसरे। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी हम देखे थे, शुरू हुआ था कई बार कई लोगों का, बस उसमें प्रॉब्लम यही होती थी। यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों को होगा कि एक बार आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन शुरू किया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्यों आई थी। हाँ, कि हम ही जो बताएं वही सही है, हम जो कहें वही बात माने, है ना। दूसरा कहेगा तो क्या तुमसे हम कम पढ़े हैं? हम भी तो क्लास लेते हैं, तुमसे कम थोड़ा जानते हैं हम, काय मानेंगे तुम्हारी बात, हमारी बात तुम मानो। हाँ सर। और अगर किसी को गलती से ये कह दो ना कि तुम पढ़ लो, पढ़ते नहीं हो, तो उसको ये बुरा लग जाएगा, हमको काहे कह दिया पढ़ने के लिए भाई। तुम होते कौन कहने वाले, है ना। हाँ, तुम होते कौन को। हाँ, कहना ही नहीं चाहिए सर, कहेंगे। ये सब चीजें होती है। खैर, बहुत सही पॉइंट रिया ने लिखा है, और ऊपर पढ़ने किसी पॉइंट एक अच्छा मिल जाए। हिटलरिज्म को बढ़ावा देगा, मनोज ने लिखा है। हिटलरिज्म, निरंकुशवाद हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। हाँ, निरंकुशतावाद हम पहले लिख चुके हैं, जो कि नकारात्मक चीज है, वो वहां पर बताए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखे थे। इसको आप लिख सकते हो कि ये निरंकुशता को बढ़ावा देगा। डिवाइन राइट थियरी एक क्रिटिसाइज की जाने वाली थियरी है, जिसे कभी इतिहास ने अच्छा नहीं माना, ठीक है। तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं।
करते हो, इसी के साथ में हम लोगों का काम खत्म होता है और इसी के साथ हमारा सर महंगाई को भी तो बढ़ावा मिल सकता है इससे। सर वो रिपीट कर दो, सभी कौन सी एक थ्योरी बता प्रोडक्ट रहे थे? के तरफ भागेंगे, महंगाई हो सकती है। एक बार में एक लोग बोलो। हाँ क्या बोले सर? महंगाई की समस्या उत्पन्न हो सकती है ना। हाँ, जब उत्पादन कम होगा एग्रीकल्चरल गुड्स का तो महंगे हो जाएगा, है ना जी। ठीक है, तो इसके सर साथ वो तो थ्योरी का नाम बता दिए। किसकी? अभी जो बोल रहे थे डिवाइन वाली का। डिवाइन राइट किंगशिप। डिवाइन राइट किंगशिप। ओके ओके सर, डिवाइन राइट किंगशिप। ठीक। राजा का दैवत्व सिद्धांत। ओके सर। सर लेकिन जितने भी निरंकुश शासक रहे हैं वो फेमस बहुत। एक मिनट यार, इकट्ठे बोल देते हो। हाँ क्या कह रहे हैं? जितने भी निरंकुश शासक रहे हैं वो फेमस हिस्ट्री में काफी रहे हैं। फेमस रहे और लंबा शासन किए हैं, है ना, क्योंकि सब डरते थे उनसे, इससे पंगा लूंगा भाई फांसी दे देगा, है ना, तो दबा के एडमिनिस्ट्रेटर का निरंकुश होना सही है, क्योंकि भीतर घात तब नहीं होती है, तब कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने के डर नहीं पैदा करता है। छूट दे देते हैं तो वो ज्यादा वो करने लगते हैं बगावत, और एक निरंकुश आदमी से बगावत करने में हालत खराब रहती है, लोगों जानते सीधे लटकाए गए। किम जोन सर, किम जॉन युंग, है ना, देखो वहां उसने यहाँ तक मना कर दिया है कि जिस हेयर स्टाइल को उसने रखा हुआ है वो हेयर स्टाइल कोई नहीं रख सकता, है ना। सोचो उसका ईगो देखो, हाइपर ईगो, अल्टर ईगो है उसका, और वहां केवल 33 तरह की ही हेयर स्टाइल रखी जा सकती है बस, उसके अलावा कोई तरीके की हेयर स्टाइल नहीं रखी जा सकती। कपड़ा भी उसमें वहां पर है 3-4 तरीके का कपड़ा पहना जा सकता है, उसके अलावा कोई तरह का कपड़ा नहीं पहना। जीन्स पहनना तो अपराध है वहां। प्लाजो पहन के घूमता है सब। ये सब चीजें हैं, वही है कि इसका टाइप का होता है ड्रेस, वही सब फेमस रहता है वहां पर। चलो ये थियरी हम लोग की संपन्न हुई भाई, कल मिलते हैं हम लोग नई थियरी के साथ। थैंक यू सर। टेलियोलॉजिकल। थैंक यू सर।